नमस्कार दोस्तों, आज टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपके सामने हम लाइव नहीं आ पाए। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपका ये लेक्चर बिगड़े नहीं, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करके और आपको YouTube के माध्यम से हम पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज जो है अपना सबसे इस समय बर्निंग टॉपिक है, वो है संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021, जिसको कि हम लोग कहते हैं, जो नंबर नहीं जानते हैं, ओबीसी आरक्षण पर संविधान में बदलाव। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ सबसे पहले तो एक नॉर्मल सामान्य बातें होंगी कि लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर किस कारण से ये बिल लाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सा कारण था जिससे कि कुछ समस्याएं आ रही थीं और उसके बाद संसद को ये पास करना पड़ा। उसके बाद तीसरे चरण में हम लोग पढ़ेंगे कि जो नया संशोधन हुआ है वो किस आर्टिकल में बदलाव किया और बदलाव के बाद उस आर्टिकल में है क्या। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ घोषणाएं भी होंगी आपके लिए, और वो बहुत अच्छी घोषणाएं होंगी। विश्वास एजुकेशन आईएएस की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे जीपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे मध्य प्रदेश के बच्चे हों उनके लिए, या बिहार जो मेरा अपना गृह प्रदेश है वहाँ के बच्चे हों उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, जिस पर की घोषणा अभी हम आपको करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीर लोकसभा की आप देख रहे हैं, और इसमें हम लोग 127वां संशोधन विधेयक पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखें कि यह 127वां विधेयक 105वां क्यों होने जा रहा है। तो जब भी कोई बिल संसद में पेश होता है तो वहाँ उसका नंबर पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल के नंबर के आधार पे होता है। तो यानी पार्लियामेंट में इसके पहले 126 बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है जब से अपने देश में संविधान लागू हुआ है तब से। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर 112वां बिल लोकसभा में पेश हुआ, किसी कारण से राज्यसभा में उसको सहमति नहीं मिला और वो बिल गिर गया, तो 113वां संसद में तो 113वां के नाम से आएगा, लेकिन जब राष्ट्रपति साइन करेगा तो एक नंबर कम हो जाएगा। तो ऐसे ही समझना है कि 104 संशोधन अभी तक है अपने पास और 127 ये है। इसका मतलब इतने बिल संसद में लैप्स हो गए हैं किसी न किसी कारण से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग इस बिल के बारे में। शुरू करने के पहले आपके लिए एक बेहतरीन घोषणाएं हैं। विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का बैकअप है, लेकिन विश्वास लर्निंग ऐप पे आपको ये लेक्चर मिलेगा। यानी कि विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के जो शिक्षक हैं लेक्चर वो लेंगे, इसलिए यहाँ पर विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया है। लेकिन वो आपको मिलेगा विश्वास लर्निंग ऐप पर, जो हमारा प्रोडक्ट हुआ, एक ब्रांड हुआ। आईएएस, जीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी जो भी देना चाह रहे हैं आप, आरपीएससी, मध्य प्रदेश, इन सभी या अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए यह कोर्स उपयोगी है। एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव कोर्स, वर्ग 6 से 12 पर आधारित। इसमें मुख्य क्लास मैं ही लूँगा, रजनीश सिंह तोमर द्वारा, आईएएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, जिसको कि 20 साल का अनुभव है। दोस्तों, इसका पूरा डिटेल्स लेकर के अगले क्लास में हम आएंगे, जिसमें केवल एनसीईआरटी पर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारे ऐप में कैसे आपको मिलेगा। अभी केवल आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। विशेषता ये है कि पूरा कोर्स हिंदी में होगा, ना अंग्रेजी में होगा, ना गुजराती में होगा। दूसरा, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, जनरल साइंस, अर्थशास्त्र,
इतने विषय को अभी हम लोग कवर करने की स्थिति में हैं, तो आपको इतने विषय पर लेक्चर मिलेगा। इसमें से जो अभी विषय लिए लिखे हैं ये सारे सब्जेक्ट मैं ही लूँगा, रजनीश सिंह तोमर ही लेंगे। पाठ्यक्रम की अवधि आपकी 1 साल की होगी। आपको 1 साल तक वीडियो नहीं कहना है सब आज ही आज लोड कर दीजिए, साल भर लगेगा पूरा वीडियो लोड करने में, और कोर्स देखने की सुविधा आपको 1.5 वर्ष की होगी। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पे या इस नंबर पे आप संपर्क करिएगा। मेरा सबसे लकी नंबर भावनगर ब्रांच है, इसीलिए वो दिए हैं, आप इस पे जो है करिएगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनल तोमर सर से जुड़ना चाहते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग विथ रजनीश तोमर वहाँ जा सकते हैं। अगर आप विश्वास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप भी हैं, अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ जाइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक जनरल बात कि इस विधेयक को लोकसभा कब पारित किया, तो इस विधेयक को लोकसभा 10 अगस्त 2021 को पारित किया। अब बार बार देखिएगा ये जो बाद वाला लाइन है कि लोकसभा में मत विभाजन के समय इसके समर्थन में 385 मत पड़े और इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। तो आखिर ये क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, इसकी क्या मतलब की ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसको जरा बारीकी से समझिएगा। इसके समर्थन में 385 मत पड़े जबकि इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। जरा ये बताइएगा कि लोकसभा में सीटों की संख्या है 545 और एंग्लो इंडियन हटा दीजिए तो 43। जब कहा जा रहा है कि इसके समर्थन में 385 मत पड़े, अब विरोध में एक भी नहीं पड़ा, तो 14 में से 8 गया, 8 6 14, 160 लोग गए कहाँ। विरोध में एक भी नहीं पड़ा, समर्थन में 385 पड़ा, और लोकसभा में सीटों की संख्या है 545, तो ये 160 कहाँ गए। मतलब ये 160 जिस समय वोटिंग हो रहा था ये वोटिंग में भाग नहीं लिए, ये सदन से वॉकआउट कर गए, ये समझिएगा। नहीं तो अगर आप इतनी बारीकियों से नहीं पढ़े होंगे तो आप यही सोचेंगे बार बार कि ठीक है विरोध में एक भी नहीं पड़ा। ये 160 लोग अपना वोट ही नहीं दिए किसी को, अब समर्थन में 385 दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इस 385 का इम्पोर्टेंस क्या है, 385 का इम्पोर्टेंस क्या है। तो 385 का इम्पोर्टेंस क्या है जरा ये समझिएगा। तो पहला लाइन समझिए, ये जो बिल है ये 368 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत पारित हुआ है। तो 368 कहता क्या है पहले ये समझिएगा। तो 368 कहता है विशेष बहुमत से जब कोई बिल पास हो सदन में तो समझना है कि ये संविधान संशोधन विधेयक है। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, तो विशेष बहुमत का पहला कंडीशन ये है, पहला शर्त ये है विशेष बहुमत का कि लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का 50% + 1 तो होना ही चाहिए, माने न्यूनतम 273 वोट तो गिरना ही चाहिए। तो 385 वोट गिरा है, इसके पक्ष में पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस विशेष बहुमत का पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। अब इस न्यूनतम से आगे बढ़ना है तो उसमें कहते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यानी कि अगर लोकसभा में 300 लोग उपस्थित हो जाएं तो आप इसको 2/3 बोल करके कि 200 लोग वोट कर दिया
और ये संविधान संशोधन बिल हुआ तो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहला कंडीशन 273 को पार करना पड़ेगा। यानी इस केस में ये 2/3 भूल जाइए, 273 तो होना ही चाहिए। तो अभी चूंकि लोकसभा में 385 लोगों ने मतदान में भाग लिया, अब विरोध में एक भी नहीं पड़ा, तो मिनिमम क्राइटेरिया 273 को तो पार कर ही गया। और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 100% वोट गिर गया, जबकि होना चाहिए था 2/3। इसलिए यह संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ें। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा। काफ़ी मटेरियल उस ऐप में है आपको देखने के लिए, और नए नए काफ़ी कोर्स हमने लॉन्च किया है और नए कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। उस चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग देखें कि लोकसभा में 10 अगस्त को 385 वोट से पास हो गया, यानी ये संविधान संशोधन विधेयक हो गया लोकसभा के लिए। अब ये राज्यसभा में ये विधेयक कब पास हुआ? तो ठीक अगले दिन 11 अगस्त 2021 को ये बिल राज्यसभा में पारित हुआ। फिर देखिए लिखा है, राज्यसभा में मत विभाजन के समय इसके समर्थन में 187 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। तो फिर इसका मतलब यही समझना है कि राज्यसभा में इफेक्टिव सदस्यों की संख्या 245 है। इसके समर्थन में 187 मत पड़े, तो 15 में से 7 गया 8, 13 में 8 गया 5, ये 53 लोग, 58 लोग कहाँ गए? तो ये 58 लोग वोटिंग में भाग नहीं लिए, ये समझिएगा। ठीक है, अब फिर आइए, चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है तो ये पहला कंडीशन पास किया। संविधान संशोधन विधेयक का पहला है कि कुल सीट की संख्या का 50% + 1 तो होना ही चाहिए, यानी 245 सीट में 123 तो मिनिमम वोट आना ही चाहिए। तो ये 187 पहला क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अब है कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों का माने 123 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। फिर यहाँ अगर आप 245 है तो अगर आप 180 लोगों को बुला लीजिए और 2/3 से भाग लगा कि इसको 120 कर दीजिए, तो ये पारित नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम तो इतना करना ही है, उसके बाद 2/3 बहुमत देखा जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप कि 187 लोग वोट किया और 187 के 87 लोगों ने इसमें मतदान किया। तो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 100% और टोटल का 50% + 1 है। इसका मतलब कि यह बिल विशेष बहुमत से पारित हो गया, और इसलिए अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से यह विशेष बहुमत से आर्टिकल 368 की प्रक्रियाओं के आधार पर पारित हुआ है। इसलिए अब ये संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा। अब ये राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। अब राष्ट्रपति महोदय इस पे हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद ये जो है हमारा संविधान संशोधन बिल जहां जहां जिस आर्टिकल में चेंज है वो हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ें हम लोग। अब इस विधेयक का उद्देश्य क्या था, आखिर किस लिए यह विधेयक पारित किया गया? तो इस विधेयक का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उसके द्वारा स्वयं ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि इसके पहले, इस लाइन का मतलब यही समझना है कि इसके पहले केंद्र सरकार ही ओबीसी का लिस्ट बनाता था, और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोई लिस्ट बनाना चाहे तो उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ। तो अब यही कह रहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के बिना किसी प्रक्रिया से गुजरे हुए
वो जो है अपने लिए ओबीसी लिस्ट बना सकता है। तो अब आइए अगला, पहले तो आपने देखा उद्देश्य, अब अगला है क्या कि इस अनुच्छेद के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में परिवर्तन किए गए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 ए के खंड 1 और 2 में संशोधन हुआ। आर्टिकल 366 के 26C उपखंड में संशोधन हुआ और 388B में जो है ये संशोधन हुआ। 3 अनुच्छेद में 127वां संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसमें कोई नया जोड़ा गया? तो यस, आर्टिकल 342A में खंड 1 और खंड 2 तो पहले से था, एक नया खंड 3 जोड़ा गया। यह है इस 127वां संविधान संशोधन विधेयक का मेजर पॉइंट। अब आगे बढ़ें। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी पृष्ठभूमि, कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण यह संविधान संशोधन करना पड़ा। तो सर्वोच्च अदालत के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा के माध्यम से जो मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया गया था और उसको जो हाईकोर्ट वहाँ का बम्बई हाईकोर्ट सही बतलाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया और उसको वो खारिज कर दिया कि आप ये नहीं दे सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर किस किस आधार पे खारिज किया। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज करने का आधार इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1992 के निर्णय को बरकरार रखते हुए किया। मराठा आरक्षण के निर्णय के समय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1992 के निर्णय को बरकरार रखा। क्या बरकरार रखा? तो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, कि अगर दिव्यांग को कोई 1-8% एक्स्ट्रा आरक्षण देना हो तो वो है असाधारण परिस्थिति। तो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थितियों में कुल आरक्षित कोटा यानी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये मराठा आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इसको बरकरार रखूँगा। बरकरार का मतलब ये हुआ कि दरअसल महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जो 9 जजों का बेंच इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ में बैठा था, तो उस 9 जजों के बेंच को आप जो है उससे बड़े जज के बेंच में भेजिए, उससे बड़े जज के बेंच में भेज के डिसीजन कराइए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह विषय इससे ज़्यादा जजों के बेंच के बैठने से गंभीर ज़्यादा नहीं है, हम 9 से ज़्यादा जज का डिसीजन से ऊपर नहीं ले जाएंगे, तो इसलिए हम इसी निर्णय को बरकरार रखेंगे। दोस्तों, आज मैं सिर्फ और सिर्फ 127वां संशोधन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने आया हूँ। ठीक अगले गुरुवार को कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत 3 घंटे का वो लेक्चर होगा, या 4 घंटे हो कि 5 घंटे हो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगले गुरुवार को आरक्षण पर इस टोटल मतलब कि आज़ादी के पहले से लेकर के ये 127वां संशोधन विधेयक तक जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ उसको लेकर के मैं आ रहा हूं, और वो है कंसेप्ट टॉक, और वो अगले गुरुवार को मैं लेकर आ रहा हूं। और मेरा अब कोई भी टॉक गुजराती में नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि तोमर सर अपने क्लास में हिंदी में ही बोलते हैं, उनका बच्चा हिंदी में ही पढ़ता है, और मैं थोड़ा अब नेशनल लेवल पर भी अपने आप को फिर से स्थापित करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार करना चाह रहा हूँ। 2000 ईस्वी से 2013 तक मैं दिल्ली में पढ़ाया हूँ, 13 साल हमने पढ़ाया है।
और नेशनल लेवल पर एक इस्टेब्लिश टीचर हम भी हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा हम गुजरात में आए, अच्छा लगा गुजरात, आज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज भी गुजरात के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं अपने गुजरात के बच्चों के साथ साथ थोड़ा, अब चूँकि यूट्यूब का ज़माना आ गया है तो भारत में भी अन्य राज्यों के बच्चे हमारे इस टीचिंग का लाभ ले सकें, इसीलिए अब मेरा हर कंसेप्ट टॉक ऐसे ही हिंदी में होगा। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। तो कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा उसका, तो सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इंदिरा साहनी के केस को नहीं पलटूंगा। तो इसका मतलब क्या निकला? तो इसका मतलब ये निकला कि आप जो 50% आरक्षण पहले से दिए हुए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप 27% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी सब मिला करके जो आप पहले से दिए हुए हैं, तो अब अगर आप ये मराठों को अलग से 16% दे रहे हैं तो ये 66% हो रहा है। तो मैं इंदिरा साहनी केस के विरुद्ध तो नहीं जाने जा रहा हूँ और ना ही मैं इससे बड़ा बेंच बिठाने जा रहा हूँ जो कहता है कि असाधारण परिस्थिति को छोड़कर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से आपके इस 16% आरक्षण को मैं खारिज कर रहा हूँ। लेकिन एक और दूसरा आधार है, अगर आप मराठा समुदाय को ओबीसी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है जरा इन आर्टिकल को पढ़ लीजिए जो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाए हैं तो आप मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल कर दीजिए और उस 50% आरक्षण के अंदर ही रहेगा। और अगर आप इस प्रोसेस को पालन नहीं किए हैं, 102वां संशोधन के अंतर्गत जो जो अनुच्छेद जोड़े गए थे, तो अब दोस्तों हम लोग आगे ये पढ़ने जा रहे हैं कि 102वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत जो अनुच्छेद में बात लिखा हुआ है, उस बात की व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मराठों को ओबीसी में आप नहीं शामिल कर सकते हैं उस पर खारिज किए। तो उन्होंने पहला लिया अनुच्छेद 338B(9). ओबीसी बनाना चाहती है तो इसके लिए उसको पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में उस ओबीसी में जिस जाति को शामिल करना है उसको जो है पहले लिस्ट भेजिए। अगर वहाँ नेशनल ओबीसी कमीशन उसको भलामन करके भेज देता है, अगर संस्तुति करके भेज देता है, तो आप उसको ओबीसी बना सकते हैं। या किसी भी प्रकार का पॉलिसी बनाना है ओबीसी के लिए तो आपको नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी में से सलाह लेना पड़ेगा। अब आइए आगे बढ़ें हम लोग। सुप्रीम कोर्ट कहा कि 342A(1) भी आड़े आ रहा है। आप अगर स्टेट अगर किसी भी राज्य को ओबीसी बनाना चाहे तो कहता है दूसरा क्या है ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य के संबंध में पहले वहां के राज्यपाल से परामर्श करेगा, उसके बाद लोक अधिसूचना के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, संविधान का प्रयोजन का मतलब आर्टिकल 15(4), 16(4) सब संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होने के रूप में समझा जाएगा। मतलब कि किसी भी जाति को अगर ओबीसी में शामिल करना है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले विधानसभा में ये बिल पास करिए, राज्यपाल को भेजिए, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा और जब राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श कर लेगा तब गुजराती में जिसको कहते हैं जाहिरनामा,
तब राज्यपाल जो है तब राष्ट्रपति जो है एक अधिसूचना जारी करेगा और उसके बाद वह वर्ग ओबीसी समझा जाएगा। कहाँ के लिए? तो फिर इस संविधान में कहीं भी अगर ओबीसी के लिए कुछ लिखा हुआ है तो उस प्रयोजन के लिए वह जाति भी ओबीसी समझा जाएगा। अब आइए तीसरा कहाँ कहा, तो उनसे पूछा कि मराठों को ओबीसी में शामिल करने के लिए क्या आप ओबीसी कमीशन से भलामन लिए हैं? प्लस 16% तो होगा ही नहीं, वो तो इंदिरा शाह ने रोक दिया। क्या आप मराठों को ओबीसी में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति से लोक अधिसूचना जारी करवाए? अब तीसरा है 342A2 का पहला दूसरा खंड, कहता है कि संसद खंड 1 के अधीन जारी अधिसूचना में, मतलब जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर दे तब संसद अपने यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में ला सकता है या उसको केंद्रीय सूची से बाहर कर सकता है। यानी कितना बड़ा प्रोसेस है कि पहले राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है सलाह दे, परामर्श कि इस राज्य की इस जाति को ओबीसी में शामिल किया जाए, फिर राष्ट्रपति उसके लिए लोक अधिसूचना जारी करेगा। उस अधिसूचना के आधार पर संसद जो है वो अपने यहाँ केंद्रीय सूची में उस जाति को ओबीसी के रूप में रखेगा। या अगर उल्टा चलें तो अगर किसी जाति को ओबीसी लिस्ट से बाहर भी निकालना है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यानी राज्य के पास अपने से लिस्ट बनाने का हक नहीं था। कोर्ट इसलिए कहा कि मराठों का प्लस 16% वो इंदिरा साहनी के केस से खत्म, और दूसरा कि अगर आप नहीं वो कर पाए और मराठों को ओबीसी में शामिल करना है तो फिर आप इस वाले प्रोसेस से आए कि नहीं। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा कि आर्टिकल 366 का 26C भी आड़े आ रहा है। वहाँ लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का मतलब क्या है। तो पिछड़े वर्ग का मतलब है कि आर्टिकल 342A में जो पिछड़ा वर्ग है, माने 342A1 और 2 के प्रोसेस से जो पिछड़ा वर्ग बना है, वो पिछड़ा वर्ग अब वो संविधान के प्रयोजनों के लिए होगा। मतलब कि आर्टिकल 342A के अतिरिक्त किसी अन्य प्रोसेस से अगर आप किसी को पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हैं तो वो 366 का 26C उसको पिछड़ा वर्ग नहीं मानेगा। कहता है पिछड़ा वर्ग के लिए उसको इस प्रोसेस से ही पिछड़ा वर्ग बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये इतना डिटेल्स आएगा ना अगला कंसेप्ट टॉक में कि आप उस वक्त देखिएगा कि जब पिछड़ा वर्ग पर आपके सामने चर्चा करेंगे। और अब तोमर सर आपको YouTube के माध्यम से एकदम हफ्ते में एक कंसेप्ट टॉक एकदम गुरुवार फिक्स होगा, उसमें आएंगे ही और आपको डिटेल्स बताएंगे उसके बारे में कि कैसे क्या होगा। अब दोस्तों आगे बढ़े हम लोग। अब एक गुजरात के लड़कों के लिए इंफॉर्मेशन है। अगर आप DYSO या अगर आपको लगता है STI तो उसका यदि मेंस का फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पर आने जा रहा है। मतलब कि अब ये जो है क्लास, वो जो हम आपको इसके पहले लिए हैं जो रिकॉर्डेड, वो तो पड़ा हुआ है हमारे ऐप पर। आप इस ऐप को डाउनलोड करिएगा तो वहाँ अभी वो सस्ते दामों में पड़ा है। लेकिन हम लोग आपके लिए ये सिर्फ ऑनलाइन बैच लेकर आ रहे हैं। ये है DYSO मेंस फास्ट ट्रैक बैच। इसमें UPSC GPSC पास करनार ने करावनार महागुरु रजनीश सिंह तोमर द्वारा मार्गदर्शन। ठीक है, पास तो हर साल सैकड़ों करता है, लेकिन जो करवा रहा है वो यानी चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त बनाया जाएगा, जो हर साल बनाता है। तो उसके द्वारा आपको इसके संदर्भ में गुजराती, इंग्लिश, GS1 GS2 इसमें तीनों चारों रहेगा।
आपको किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन के लिए फ़ोन नंबर ये दिया है, आप इस पे पूछ सकते हैं। और बहुत जल्द ये कोर्स आपको लॉन्च करने जा रहे हैं। उस दिन हम डिटेल्स आकर के बताएंगे कि इसमें आपको क्या सब मिलेगा, और आपको ये पूरा क्लास डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मिलेगा। ये फास्ट ट्रैक कोर्स होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आइए कि ये जो 127वां संशोधन हुआ उससे उन आर्टिकल में क्या क्या चेंज किया गया। तो देखिए, अनुच्छेद 338B के 9 में पहले क्या लिखा हुआ था। पहले था कि संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। यानी पहले ये कह रहा था कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगर ओबीसी के लिए कोई भी प्रकार का पॉलिसी बनाती है, नीति विषयक काम करती है, तो उसको ओबीसी कमीशन से परामर्श लेना होगा। इसमें सिर्फ इतना सा जोड़ दिया गया कॉमा देके कि परंतु अनुच्छेद 342 एक खंड 3 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए यह खंड प्रभावित नहीं होगा। यानी अगर सरकार, अभी आप जानिए कि 342 A3 में क्या है, अगर उस A3 के उद्देश्य के लिए अगर वो कोई काम ओबीसी के लिए कर रहा है, तब उसको आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये पूरे भारत में रजनीश सिंह तोमर ही है अकेला आदमी जो ये हिंदी में ट्रांसलेट करके ये जो नया बिल आया है आपको बता रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिल जो लोकसभा में पेश होता है वह अंग्रेजी में होता है, उसके ट्रांसलेशन में टाइम लगता है। इसीलिए मैं चैलेंज करता हूं कि दिल्ली से भी जो बड़े बड़े लोग इस पर लेक्चर लिए हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ आने के बाद वो अंग्रेजी में हो गए हैं। उसको ऐसे घेर घेर के जरूर हिंदी समझाए हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाए हैं। तो जब आप इतना जल्दी बच्चे को प्रोवाइड ही नहीं करवाइएगा तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट तो बिगड़ेगा ही ना। तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट बिगड़ने का कारण यही है कि हिंदी माध्यम में अंतिम क्षण में अनुवाद करने की स्थिति में कोई नहीं होता है। चलिए आगे देखें। अब देखें 342 A के 1 में क्या सुधारा किया गया। तो उसमें जो लिखा था, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, ये संविधान के प्रयोजनों के लिए जो कह दिया गया, ये बड़ा खतरनाक हो गया। क्योंकि इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, 15 में भी 16 में भी। तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए को ही चेंज कर दिया। इसके जगह पे लिख दिया, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में विनिर्दिष्ट करेगा जो केंद्रीय सरकार के लिए स्थापित किया गया है। यानी 342 ए के तहत 1, 2 दोनों ले लीजिए, अगर उसके तहत संसद कोई लिस्ट बनाई है, जो संसद कोई लिस्ट को बना करके केंद्र को कहा कि आप वो लिस्ट बनाइए, तो वो लिस्ट केवल केंद्र के अपने प्रयोजनों के लिए लागू होगा। राज्य के द्वारा बनाए गए लिस्ट जो हैं वो राज्य के प्रयोजनों के लिए लागू होगा। यानी दोनों को अलग कर दिया। और इसके पहले था संविधान के प्रयोजनों के लिए लागू होगा, मतलब कि केंद्र ने जो लिस्ट बना दिया वो संविधान के हर भाग के लिए लागू होगा। और अब कह दिया कि नहीं, सेंट्रल लिस्ट में विनिर्दिष्ट करेगा। यानी संघ सूची, राज्य सूची और जो आपका सहमति सूची है, तो केंद्रीय सरकार जो है जो ओबीसी का लिस्ट बनाएगा, वो सेंट्रल लिस्ट में जो भी काम करना चाहे उसके लिए जो है ये जरूरी होगा। अब आइए अगला चेंज जो है 342 A2 में। 342 A2 में जो कुछ लिखा था उसके बाद केवल स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा जल्दीबाजी में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ये है खंड 2, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। तो कहता है कि स्पष्टीकरण,
स्पष्टीकरण कहता है कि इस खंड के 1 और 2 में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय सूची का अर्थ क्या है। तो केंद्रीय सूची का अर्थ है ओबीसी की वह सूची जो केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के लिए तैयार करती है। ठीक है, यानी सेंट्रल लिस्ट में जो नाम आएगा जिस जाति का ओबीसी में, उसका मतलब है कि वो केंद्र सरकार अपने लिए जो तैयार करती है वो है। ये चेंज किया गया 342A2 में। अब आइए 342A3 में क्या लिखा गया। देखिए A2 में ये स्पष्टीकरण जोड़ा गया और A3 में क्या कहा गया कि खंड 1 और खंड 2 में किसी बात के होते हुए, यानी 342A के 1-2 में जो कुछ भी लिखा है उसको भूल जाइए। प्रत्येक राज्य और संघ शासित राज्य विधि द्वारा, यानी वो लिस्ट बनेगा वहां के विधानसभा में पास करा करके विधि द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए ओबीसी की सूची तैयार कर सकती है। और यदि वह सूची केंद्र सरकार के लिस्ट से भिन्न होता है तो होने दीजिए। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आजकल यही लाइन जो है आपको दे करके और कहेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत। आज अगर आप मान लीजिए कि मराठों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया, लिंगायत को ओबीसी में शामिल कर दिया गया, जाटों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया, या पटेल को जो है गुजरात में ओबीसी में शामिल कर दिया गया, लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए, विधानसभा में बिल के रूप में पास कराना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर उस लिस्ट को, यानी उस जाति को यदि केंद्र सूची में जगह नहीं मिला है तो ये भिन्न हो सकता है, संविधान आड़े नहीं आएगा। लेकिन 3 के नहीं होने से अब तक वह लिस्ट भिन्न नहीं हो सकता था। ये आपका कहता है 342A3। अब आइए 366(26)C क्या कहता है। 342(26)C में ओबीसी के लिए कहा गया था कि वो यहां पर जो लिखा हुआ था वो था संविधान के प्रयोजनों के अधीन वो पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। यहां कह रहा है अब नहीं, संविधान नहीं, 324A के अधीन पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। ए यानी 1, 2, 3 में से किसी भी प्रोसेस से, यानी राज्य सरकार अगर किसी को लिस्ट बना के दे दिया तो, यूनियन टेरिटरी अगर किसी को लिस्ट बना के दे दिया तो, केंद्र अगर अपने हिसाब से बनाया तो 324A के अधीन अगर वो पिछड़ा वर्ग बन गया है तो वह पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। एक बार फिर आपको कह रहे हैं कि विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कोर्स जो है लॉन्च होने वाले हैं। गुजरात के लिए भी बहुत अच्छे कोर्स लॉन्च होंगे जिसमें कि गुजराती में होगा, कई फैकल्टी होंगे हमारे साथ, और हिंदी में विशेषकर एनसीईआरटी। आज ही आपको बता देते हैं कि मेरी दिली इच्छा है, अब मैं कर सकूंगा या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन उस एनसीईआरटी को लॉन्च किया जाए और वह कोर्स दावे के साथ रजनीश तोमर के द्वारा बनाया गया कोर्स है। आज तक जितने भी यूट्यूब चैनल पे या किसी के ऐप पे एनसीईआरटी का कोर्स हो, आप तुलना कर लीजिएगा हमारे कोर्स से। जब आप हमारा एक लेक्चर भरिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि एनसीईआरटी में गागर में सागर है। और मैं अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तब तक लोग कुछ कर लेंगे। 5 सितंबर को हम चाहते हैं करने के लिए, और अगर उस दिन कर पाए तो मैं उसका फिर डिटेल्स खाका लेकर उस दिन आऊँगा, और तब देखिएगा कि एनसीईआरटी किस प्रकार से क्रांतिकारी नए तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं। अब आइए दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन केवल और केवल गुजरात के लड़कों के लिए है। तोमर सर भारत एकेडमी के प्रकाशन पे 2 किताब लिखे हैं। एक है गुजराती में लिखे हैं दोनों किताब, हिंदी में भी अब बहुत जल्दी किताब आएगा, चिंता नहीं करिए। भारतीय बंधारण अने राज व्यवस्था, जो कि गुजराती मीडियम से तैयारी करने वाले लड़के जो आईएएस, जीपीएससी, पीआई, एसटीआई, डीवाईएसओ देना चाहते हैं
उनके लिए ये आज तक की गुजरात की सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि तोमर सर आज तक कभी अपने किताब का जीवन में बड़ाई नहीं किए हैं, ये पहली बार कर रहे हैं। और एक 25 सुपर मॉक टेस्ट जो है तैयार किए हैं, इसमें तोमर सर और टीम तैयार किए हैं। भारत एकेडमी का संचालक हमीर राठौर, रजनीश तोमर, सिद्धार्थ गोहेल और सतीश कोतर साहब, हम 4 लोग मिलकर के किए हैं। ये 25 टेस्ट है, जिसमें कि क्वेश्चन है, उसके नीचे व्याख्या, फिर क्वेश्चन, फिर व्याख्या। ये आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। अभी तोमर सर का इच्छा हो गया, इसलिए ये अपने पे लाए हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री कर दें आपको, लेकिन इधर से बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। बंधारण खरीदिएगा तो वो 25 टेस्ट जो है वो आपको फ्री मिलेगा। अब 25 टेस्ट खरीदिएगा तो बंधारण फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय 1 गेट 1 फ्री है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आप जो है इसके लिए विश्वास पे नहीं आइएगा, इसके लिए आप भारत एकेडमी का जो ये नंबर है 9081999967, वहाँ फ़ोन करिएगा, या यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। अभी क्लास के बाद ये पूरा पीपीटी आपको टेलीग्राम पे हम रख देंगे, जो विश्वास एजुकेशन का टेलीग्राम है, वहाँ आप पीपीटी में देख करके आप ये कर सकते हैं। और ये जो है एक हम आज जीवन में पहली बार अपने लिए कोई प्रचार किए हैं किताब के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज यह एक सेशन पूरा हुआ और ये सेशन आपको बहुत लाभ दिया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और इंतज़ार करिए अगला सप्ताह आरक्षण का इतिहास। एक एक चीज़ अगर आपको झिनावट के साथ नहीं क्लियर किए तो कहिएगा, और अगले हफ्ते बताएंगे कि उसके अगले हफ्ते का कंसेप्ट टॉक क्या होगा। कंसेप्ट टॉक इतना छोटा नहीं होगा, कंसेप्ट टॉक कम से कम 2.5-3 घंटे का रहेगा, जो आपको हम बताएंगे। और अगले गुरुवार को तब ये क्लास 8 बजे होगा, ये नहीं मानिएगा। जब 3 घंटे होगा तो हो सकता है 6 बजे से ही वो कंसेप्ट टॉक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में, फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।